ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। और पिछले क्लास में मैं जहाँ तक आपको पढ़ाया था वहाँ से आगे लेकर चल रहा हूँ। यह है लेक्चर मेरा सेकंड सीपी का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो हम लोग अब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो हम लोग आज एक सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं और अगला 2-3 क्लास तक यही देखेंगे। वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म एंड बोथ आर वोलेटाइल। वैसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल एंड बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म। तो अब जो बोल रहे हैं उसी को मैं पीडीएफ में 1-2 पेज देख रहा हूँ, बहुत गंदा टाइप का है, तो उसको यहाँ पे मैं जैसे ही मैं पढ़ाऊँगा ना तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ और क्या बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। तो पॉइंट बी नोटेड कि मैंने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें ए और बी है और इसका लिक्विड फेज में ए का नंबर ऑफ मोल्स Na है और बी का नंबर ऑफ मोल्स Nb है। और अगर बोला गया है कि ए एंड बी बोथ आर वोलेटाइल, तो जब यहाँ से इस सॉल्यूशन का जब वेपर बनेगा तो वेपर फेज में सिर्फ ए जाएगा, सिर्फ बी जाएगा या दोनों जाएगा? ए भी, यस, बिकॉज बोथ आर वोलेटाइल, बोथ आर वोलेटाइल एंड बोथ आर, हम लोग ये पढ़ रहे हैं बोथ आर वोलेटाइल एंड बोथ आर मिसिबल। इमिसिबल या मिसिबल? मिसिबल, यस। तो वेपर फेज, नाउ वेपर फेज कंसिस्ट वेपर ऑफ बोथ ए एंड बी। इसका मतलब वेपर फेज में ए भी रहेगा और बी भी रहेगा। करेक्ट है स्टूडेंट? तो अब यहाँ पे जो प्रेशर होगा और वेपर प्रेशर, पॉइंट नोटेड, पिछले क्लास में बताया था ना कि व्हाट द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का डिफिनेशन क्या था? वैसा प्रेशर जिस प्रेशर पे लिक्विड और वेपर दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाए। किस पॉइंट पे आ जाए? दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पॉइंट एट ए गिवन टेम्परेचर। तो उस पॉइंट पे जो प्रेशर डेवलप करता है लिक्विड, उसको हम लोग नाम दिए थे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। और वहां पे लिक्विड बोल रहे थे, तो लिक्विड मेरा प्योर सॉल्यूट भी हो सकता है, लिक्विड मेरा प्योर सॉल्वेंट भी हो सकता है और लिक्विड मेरा सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब अगर मेरा लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में ए एंड बी दोनों है। तो जब यहाँ पे ए और बी दोनों है, दोनों वोलेटाइल है, तो जब यहाँ से वेपर इसका बनेगा तो ए का भी बनेगा और बी का भी बनेगा। अभी के टाइम पे हम लोग इस बात पे नहीं फंसेंगे कि किसका वेपर ज़्यादा बनेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा उसका वेपर ज़्यादा बनेगा, बट अभी के लिए बात बोलना थोड़ा अर्ली हो जाएगा। इसका मतलब नाउ वेपर फेज कंसिस्ट द वेपर ऑफ बोथ ए एंड बी। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वेपर का बबल्स बना उसमें ए भी है और बी भी है। करेक्ट? तो जो अब यहाँ पे जो प्रेशर होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, वो इस प्रेशर को क्या बोलेंगे? प्रेशर ऑफ वेव बोलेंगे। इसके अपर सरफेस, इस लिक्विड के अपर सरफेस पे जो प्रेशर डेवलप करेगा, जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर मतलब इक्विलिब्रियम, वेपर प्रेशर का मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पे जो वेपर रहेगा, वेपर प्रेशर होगा, सिर्फ ए डेवलप करेगा, बी डेवलप करेगा या दोनों मिलकर डेवलप करेगा? यस। तो उस वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलेंगे स्टूडेंट? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
और क्या यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो वैकेंट स्पेस था, इस स्पेस में ए और बी दोनों का है, तो क्या इस वैकेंट स्पेस के लिए क्या हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो ए का मॉलिक्यूल्स है उसके लिए जितना वॉल्यूम यहाँ पे है, अब बी के लिए जितना जो मॉलिक्यूल्स है उसके लिए जितना वॉल्यूम है, डिफरेंट वॉल्यूम ए और बी के लिए है, दोनों के लिए सेम वॉल्यूम है, सेम वॉल्यूम है। दैट्स वाई क्या पी एस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी, हाँ या ना? यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी, करेक्ट? बट व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कीपिंग कांस्टेंट। अब बताया था ना कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर किसके लिए कांस्टेंट, किस लिए कांस्टेंट रहता था? टाइम के साथ कांस्टेंट या कांस्टेंट फॉर द कंपोनेंट? कांस्टेंट फॉर द कंपोनेंट। एनीवे, अरे ये जो लिख दिए ये कौन सा लॉ था? यस, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब बताइए स्टूडेंट, मैं जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया हूं उसका लिक्विड फेज में नंबर ऑफ मोल्स Na एंड Nb था। कितना था स्टूडेंट? Na एंड Nb। और उसका वेपर में नंबर ऑफ मोल्स में सपोज कर रहा हूं Na डैश एंड Nb डैश, करेक्ट? Na डैश एंड Nb डैश। तो बोलिए XA इक्वल टू Na बाई Na प्लस Nb, इसको क्या बोलिएगा? बोलिए तो। इसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ, पूरा बात बोलना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन विच फेज? लिक्विड फेज। क्योंकि Na और Nb को मैं यहां पे डैश नहीं दिया हूं, वैसे ही XB क्या हो जाएगा? Na प्लस Nb, इसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड फेज। कौन सा फेज? लिक्विड फेज। और X डैश A इक्वल टू Na डैश प्लस Nb डैश। तो X डैश A क्या है स्टूडेंट? मोल ऑफ A इन विच फेज? वेपर फेज। यस। और सिमिलरली X डैश B को क्या बोलिएगा? X डैश B इज द N डैश B डिवाइडेड बाई N डैश A प्लस N डैश B। दिस इज द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज। याद रहेगा रिप्रेजेंटेशन में? ओके, जस्ट ए स्टार्टिंग क्लास के लिए। तो अब तो समझ में आ गया कि जो मैं अब इसी चीज़ को वहाँ पे PDF फाइल जो भेजे हैं उसमें नोट्स लिखा हुआ होगा कि ओके व्हेन बोथ आर वोलेटाइल देन नाउ वैकेंट ऑल द वैकेंट स्पेस अवेलेबल फॉर द सॉल्यूशन। इस वैकेंट स्पेस में अब A का भी मॉलिक्यूल्स रहेगा, B का भी मॉलिक्यूल्स रहेगा। तो अब यहाँ जो वेपर प्रेशर डेवलप होगा उसको नाम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड B इंडिविजुअली। ओके, तो यहां तक तो समझ में आ गया? हाँ, सबको भेज दिया जाएगा फिर से। और किसी का माइक बिल्कुल पास में है, थोड़ा अलग रखिए। चलिए अब यहां देखिए,
एक कौन सा लॉ के अकॉर्डिंग, जो मैंने लिख दिया, ए है डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू, डाल्टन्स लॉ में ऑलवेज, डाल्टन्स लॉ में एक फॉर्मूला भी तो था, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, हाँ या ना, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इक्वल टू टोटल प्रेशर। लेकिन वो मोल फ्रैक्शन डाल्टन्स लॉ जो अपना लॉ दिए हैं वो किस फेज के लिए दिए हैं, लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के लिए या वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के लिए, गैसियस नॉट लिक्विड। डाल्टन्स लॉ कहाँ पे, लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के लिए या गैस के लिए, गैस के लिए। दैट्स वाई यहां देखिए मैंने क्या लिखा, पी ए इक्वल टू क्या लिखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स डैश ए लिखे हैं। तो ये एक्स डैश ए क्या है स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन विच फेज, वेपर। अब पी एस क्या था, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल पी एस इज द, पी एस है टोटल वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का। सिमिलरली पी वी इक्वल टू क्या ही लिखेंगे, एक्स डैश बी इंटू पी एस। तो ये जो दो लिखे हैं एक किस लॉ से लिखे हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, नहीं। चलिए यहां तक आ गए हैं, करेक्ट। हो गया ना, ओके। ट्वेल्थ बोर्ड में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 3-4 ही चैप्टर तो है फिजिकल केमिस्ट्री का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है, वो तो हो गया इनऑर्गेनिक मोटा मोटी डी ब्लॉक एलिमेंट। सॉलिड स्टेट तो 11th में आ गया था जहाँ तक मुझे नॉलेज है, सॉलिड स्टेट शायद 11th में आ गया है। एक बार आप लोग कन्फर्म हो लीजिएगा। अच्छा मुझे तो अच्छा तो बहुत बढ़िया बात है, तो सॉलिड स्टेट भी है। सॉलिड स्टेट तो और भी बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ाना तो सब है ना, 11th का रहे या 12th का रहे। अभी वो लोग क्या क्या करेंगे अभी देखिए तो सही। चलिए तो देखिए स्टूडेंट, याद है गैसियस स्टेट पढ़ाए थे ओल्ड बैच, वेरी गुड। तो गैसियस स्टेट में तो एक था आइडियल गैस और एक था रियल गैस, आइडियल गैस और रियल गैस मतलब नॉन आइडियल गैस। और वहाँ पे पढ़े थे वांडर वाल इक्वेशन, और वांडर वाल इक्वेशन में पढ़े थे एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और वहाँ पे 2 डिविएशन पढ़े थे, एक पॉजिटिव डिविएशन और एक निगेटिव डिविएशन। डिटो सिमिलर इन सिमिलर फैशन यहाँ भी इस टाइप का सॉल्यूशन के लिए, किस टाइप का सॉल्यूशन के लिए, 2 ऐसा लिक्विड, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट जो आपस में मिसिबल है, क्या है, मिसिबल है। तो उस वहाँ इस टाइप का जो सॉल्यूशन मैं पढ़ रहा हूँ उसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कितना कैटेगरी, 3 कैटेगरी। पहला कैटेगरी है आइडियल सॉल्यूशन, कौन सा कैटेगरी, आइडियल सॉल्यूशन। और दूसरा कैटेगरी है रियल सॉल्यूशन जिसका नाम है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन,
और नॉन आइडियल सोल्यूशन में भी दो डिविएशन, जस्ट लाइक गैस, नॉन आइडियल गैस के लिए यहाँ भी दो डिविएशन, एक पॉजिटिव डिविएशन और एक निगेटिव डिविएशन। यहाँ भी दो डिविएशन रहेगा, पॉजिटिव डिविएशन और निगेटिव डिविएशन। और यहाँ पे ही आपको एक चीज़ पढ़ाया जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर? यस। तो और सिमिलरली यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक लॉ हम लोग को बहुत फेमस लॉ पढ़ना है जिसका नाम है रॉल्स लॉ। कौन सा लॉ? यस, रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ किसके लिए होता है? रॉल्स लॉ वैलिड फॉर व्हाट? रॉल्स लॉ नॉट वैलिड फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन, इट इज वैलिड फॉर व्हाट? आइडियल सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा ना कि सर व्हाट द मीनिंग ऑफ आइडियल सोल्यूशन, तब तो हम लोग रॉल्स लॉ पढ़ेंगे। इसका मतलब जो सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, उस सॉल्यूशन का दो कैटेगरी, एक कैटेगरी आइडियल, एक कैटेगरी नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में दो केस, पॉजिटिव डिविएशन एंड निगेटिव डिविएशन। तो सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट, आइडियल सॉल्यूशन का क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट बता रहा हूं, इस पे ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट मेरे असाइनमेंट में रहेगा और पूछा गया है। आइडियल सॉल्यूशन का सबसे बड़ा जो की पॉइंट, जहां से कि सारा आंसर आपका आएगा, कि आइडियल सॉल्यूशन में अब इसको मैं एक बार बोल देता हूं। यहां देखिए, फॉर ऑल आइडियल सॉल्यूशन एट, अब यहां देखिएगा, बिफोर मिक्सिंग, सॉल्यूशन बनाने से पहले, बिफोर मिक्सिंग आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग रहेगा ना, अपने अपने प्योर फॉर्म में रहा होगा, हाँ या ना? तो बिफोर मिक्सिंग अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ए और ए को मैं यहां पे क्या मान रहा हूं? सॉल्यूट। अब बी को क्या मान रहे हैं स्टूडेंट? सॉल्वेंट। तो इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूट इक्वल टू अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहां का अट्रैक्शन और यहां का अट्रैक्शन डिफरेंट है, सेम है? सॉल्यूट का दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन और सॉल्वेंट के बीच में दो मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन। तो इसका मतलब है कि यहां से नहीं लग रहा है कि शायद दोनों बिल्कुल एक जैसा ही है मोटा मोटी। आइडियल सिचुएशन कब क्रिएट होगा? जब दोनों लाइक रहेगा, एक जैसा पार्टिकल रहेगा, हाँ या ना? बिल्कुल। अब ये नहीं बोल रहे कि 100% एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा तो सॉल्यूशन बनेगा क्या? अब बोलिए सर वाटर में वाटर मिला रहे हैं, एक ही है, तो वाटर में वाटर मिलाइएगा तो क्या सॉल्यूशन बना? थोड़ा तो अलग होना पड़ेगा। और जैसे ही थोड़ा अलग होना पड़ेगा, दैट्स वाई 100% आइडियल कुछ होता ही नहीं है, बट पढ़ने के लिए होता है। ओके, तो आइडियल सॉल्यूशन में अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इक्वल टू अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बिकम्स इक्वल टू अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये जो सिचुएशन है वो तो बिफोर मिक्सिंग वाला था, हाँ या ना? और ये जो सिचुएशन क्या है? आफ्टर मिक्सिंग। इसका मतलब बिफोर मिक्सिंग इंडिविजुअल सॉल्यूट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन था और सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन था, आफ्टर मिक्सिंग अट्रैक्शन कम हुआ, ज्यादा हुआ, या एज इट इज रह गया? जितना अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड था उतना ही रह गया। और मेरे साथ बोलिए, अट्रैक्शन इंक्रीजेज, पोटेंशियल जी, और अट्रैक्शन डिक्रीजेज, पोटेंशियल जी, और अट्रैक्शन बिकम्स कांस्टेंट, देन पोटेंशियल जी कांस्टेंट। इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि दो आइडियल सॉल्यूशन को अगर आप मिक्स कर रहे, दो ऐसा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं जो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग, मिक्स करने में डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? एक्सोथर्मिक रहेगा, एंडोथर्मिक रहेगा,
या क्या रहेगा? तो क्यों जीरो हो गया? तो बहुत सिंपल आंसर है कि सर अट्रैक्शन जितना था मॉलिक्यूल्स के बीच में पहले बिफोर मिक्सिंग उतना ही अट्रैक्शन बना रहा, ना ज़्यादा हुआ ना कम हुआ। इसका मतलब एनर्जी लेवल का कोई पूरे सिस्टम का एनर्जी लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सिंग इज नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, हाँ या ना? देखिए पहले के ज़माना में स्टूडेंट ये होता था ना कि घर का जो वाइट वॉशिंग करते थे ना, क्या करते थे? वाइट वॉशिंग। अभी आ गया ना, मतलब एशियन पेंट और कौन कौन सा। पहले चलता था कि गांव वगैरह में कि एक बोरा क्या लाए, चूना बड़ा बड़ा, और उसको ऐसे बिल्कुल डाल दिया बड़ा सा टब में, और डालने के बाद देखते थे एकदम पानी बॉयल हो रहा है, बबल नहीं बॉयल। यस, इसका मतलब है कि वहाँ पे डालते ही आपस में क्या होना शुरू हो गया है, हाईली एक्सोथर्मिक है। या ऐसा कीजिएगा नहीं। यस, एक और चीज़ होता है कि पानी में अगर H2SO4 डालेंगे तो पूरा सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा, हाँ या ना? इसका मतलब वाटर और H2SO4 का जो मिक्सिंग है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है, करेक्ट। और देखते हैं पानी में अगर थोड़ा ग्लूकोज डाल दिए तो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो यस, इसका मतलब है कि उसको घुलने के लिए एनर्जी चाहिए था, तो वाटर से ही एनर्जी ले लेता है। कहाँ से लेता है? सराउंड से नहीं लेके वाटर से ले लेगा, तो एंडोथर्मिक हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा भी तो रहेगा जिसकी टेम्परेचर एज इट इज रह गया। दैट्स वाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले कोलिगेटिव इस टाइप का सिचुएशन में ऐसा लगता था ना कि जादू हो गया। जादू ये होता था कि 1 ग्लास सॉल्यूट, 1 लीटर सॉल्यूट और 1 लीटर सॉल्वेंट मिक्स करने के बाद होना चाहिए 2 लीटर। कितना होना चाहिए? न्यूमेरिकली तो यही ना कि 1 लीटर सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्वेंट बिकम्स 2 लीटर, और हो जाता था 2.2 लीटर। मिलाए तो क्या हो गया? 2.2 लीटर। तो पता ही नहीं चलता कि 0.2 लीटर कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया, करेक्ट। बट फैक्ट इज दैट कि अगर हो सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे ही मिक्स किए तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल कर रहा हो, हाँ या ना? और रिपेल कर रहा हो तो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस ज़्यादा हो, मास सेम है लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, हाँ करेक्ट। तो मास सेम है और डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, करेक्ट। उल्टा भी तो हो सकता है कि मिक्स किए तो बिफोर मिक्सिंग जितना डिस्टेंस पे पार्टिकल है, आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज आ गया। तो हो सकता है कि बिफोर मिक्सिंग 1 लीटर हो, आफ्टर मिक्सिंग 1.8 लीटर हो। तो 0.2 लीटर लगेगा ना कि 0 होता ना कि देखिए अच्छा ये तो यहाँ पे ये हो रहा है, तो 0.2 लीटर कहाँ गया? कंफ्यूजन हो जाएगा। 0.2 लीटर कहीं गया नहीं, मॉलिक्यूल पास आ गया। क्या हुआ? मॉलिक्यूल पास आ गया। लेकिन इस आइडियल सिचुएशन केस में यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस है, वेरी गुड, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का डिस्टेंस है और यहाँ पे जो आफ्टर मिक्सिंग जो डिस्टेंस रहेगा, डिफरेंट रहेगा या वही रहेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और आफ्टर मिक्सिंग टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? इक्वल रहेगा। तो वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और नीट वगैरह का फेवरेट क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि अगर कोई बोलेगा कि आइडियल सॉल्यूशन का सबसे बड़ा की पॉइंट बताना है, तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द मेन पॉइंट जहां से कि सारा बात बोल रहे हैं, हाँ या ना? दिस इज द मेन पॉइंट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ये नहीं बोलना है कि ओके रॉल्स लॉ ओबे आइडियल और रॉल्स लॉ वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशन। वो तो रॉल्स लॉ का है ना कि रॉल्स लॉ अपना आइडियल सॉल्यूशन बनाए हैं, उसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन बता रहे हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, या आइडियल सॉल्यूशन का दिस इज द डिफिनेशन, दिस इज द क्राइटेरिया फॉर आइडियल सॉल्यूशन। सबको समझ में आ गया कि आइडियल सॉल्यूशन का यही मेन की पॉइंट है। अब अगर यहां से पहला क्वेश्चन कि आइडियल सॉल्यूशन में एनर्जी रिलीज करेगा
नहीं करेगा। एब्जॉर्ब होगा? नहीं होगा। कोई पूछा क्यों, तो क्या बोलना है, अट्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, 0। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, टोटल वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग। टोटल वॉल्यूम किसका, टोटल वॉल्यूम मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब है चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू मिक्सिंग क्या हो जाएगा, 0 रहेगा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव आ गया, आया ना। थर्ड ऑब्जेक्टिव, यहां देखिए स्टूडेंट, ये आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाएंगे सबको, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो मान लेते हैं, मोटा मोटी मान के चलिए कि 6 या 6 या 8 कार्बन का पेट्रोल होता है। कितना कार्बन का, तो ऐसे मानिए हेक्सेन और हेप्टेन, कितना कार्बन का डिफरेंस, एक ही ना, बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, हेक्सेन और हेप्टेन। तो यहाँ देखिएगा, तो ऐसे भी मान लीजिए कि लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो मान लेते हैं कि पहले ही बोल दिया गया है कि मैं जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है, तो पहले ही आप बोल दिए कि मिसिबल है। तो जैसे ही उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करेंगे तो खुद से मिक्स हो जाएगा। हाँ, फास्ट मिक्स कराना है तो उसको स्टेयर करना पड़ेगा, ऐसे घुमाना पड़ेगा। बट अगर पहले ही हेडिंग दे दिए कि बोथ आर मिसिबल, तो क्या रहेगा, वो खुद से मिक्स हो जाएगा। और ऐसा कोई भी प्रोसेस जो खुद से होता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नेचर में ऐसा कोई भी प्रोसेस जो बाई इटसेल्फ हो रहा है, आप नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। क्या होगा, पॉजिटिव नहीं, क्या, निगेटिव। और डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। ये डेल्टा एस स्टूडेंट ये टोटल होता है इनवर्स का, किसका होता है, इनवर्स का। तो यहां पे मुझे डर था कि आप लोग शायद ये ना कर दें कि सर ये भी 0 ये भी 0 तो ये भी 0, तो डेल्टा जी 0 हो जाएगा, तो क्या उसको स्पॉन्टेनियस हुआ या इक्विलिब्रियम का बात बोल दिए, इक्विलिब्रियम का बात हो जाता है। यस, चलिए अब अगर इसका कुछ एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिएगा, हेक्सेन अब प्लस हेप्टेन, ये अगर ये लिक्विड और ये लिक्विड है, इसमें से कोई एक सॉलिड और दूसरा सॉल्वेंट एंड बोथ आर वोलेटाइल है, तो देखिए तो बहुत ज़्यादा, अब सब लोग ध्यान सुनिएगा, मैं आपको वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हूँ ओल्ड बैच। तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बताए थे कि अगर एक था ना टाइप, कौन सा, इंड्यूस डाइपोल नॉन पोलर के लिए, तो वहां पे बताते कि इफ सेम टाइप ऑफ VF आर ऑपरेटिंग देन वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, हाँ या ना। तो ऑब्वियसली हेक्सेन के 2 मॉलिक्यूल और हेप्टेन के 2 मॉलिक्यूल के बीच में, क्या हेप्टेन के 2 मॉलिक्यूल के बीच में और हेक्सेन के 2 मॉलिक्यूल के बीच में आपस में VFA क्या बिल्कुल 100% इक्वल रहेगा क्या, इसका 2 मॉलिक्यूल और इसका 2 मॉलिक्यूल सेम नहीं रहेगा, इसमें नहीं लगता इसके 2 मॉलिक्यूल कुछ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, थोड़ा ज़्यादा, ऐसे थोड़ा कम, बट उस थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा, क्योंकि इसमें एक कार्बन ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा को हम लोग सिंपली इग्नोर करके क्या मान रहे हैं, आइडियल मान रहे हैं। क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि आइडियल सॉल्यूशन नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, बट ए थियोरेटिकली मान लेते हैं कि इट इज़ द काइंड ऑफ आइडियल, हाँ या ना। अदरवाइज हाउ इट इज पॉसिबल कि हेक्सेन का 2 मॉलिक्यूल और हेप्टेन का 2 मॉलिक्यूल बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सेम ही अट्रैक्शन रहेगा, ये पॉसिबल है क्या, बट ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। चलिए वैसे ही, तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन।
एक और एग्जांपल देख सकते हैं, C2H5IN प्लस C2H5Br। तो इसके बीच में मॉलिक्यूलर वेट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ व्हाट, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन के लिए ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस नहीं रहना चाहिए और अट्रैक्शन ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। तो बोलिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्राइटेरिया क्या रहा? पहला क्राइटेरिया जो ऑब्जेक्टिव, ये जो लिखा ना अट्रैक्शन वाला, वो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो पहला क्राइटेरिया है कि अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स मस्ट बी इक्वल टू अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट बी इक्वल टू अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, करेक्ट। फिर डेल्टा वी मिक्सिंग 0, डेल्टा एच मिक्सिंग 0, डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव, क्योंकि स्पॉन्टेनियस है, खुद से होता है, मिक्स हो जाता है। और डेल्टा जी मिक्सिंग निगेटिव, तो डेल्टा एस मिक्सिंग टोटल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव तो डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, टोटल का, इन्वर्स का। ये मैं फार्मूला में आगे प्रूफ कर दूंगा। चलिए अब आते हैं रॉल्स लॉ। किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज़ थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। आसपास में तो आप ही को पता चलेगा ना कि कहाँ से डिस्टर्बेंस है। देखते हैं क्लास करने का क्या तरीका होता है कि हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जब क्लास जब चलते रहता है तो जितने भी लोग रूम में यहाँ पे रहते भी हैं तो आप बहुत कम सुनिएगा आवाज़, लेकिन जो डाउट रहेगा तो उस टाइम पे बिल्कुल डाउट पूछना है। चलिए, तो रॉल्स लॉ के लिए पहला क्राइटेरिया, तो पहला इसका डिफिनेशन है सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ, सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ एट ऑल कॉन्स, तो जो ऐसा शो करता है वैसा सॉल्यूशन जो फॉर ऑल कॉन्सेंट्रेशन रॉल्स लॉ को वे करता है, तो वो सिर्फ काम एक ही कर सकता है, इज कॉल्ड, यस, इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पकड़ में आ गया। रॉल्स लॉ किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, एट ए गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर को वेरी करेंगे या कांस्टेंट रखेंगे? एट ए गिवन टेम्परेचर, तो डाल्टन्स में भी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे थे, हाँ या ना? तो यहाँ भी क्या बोल रहे हैं? एट ए गिवन, क्यों मैंने ऐसा गिवन टेम्परेचर बोल दिया उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। एट ए गिवन टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बट ए मोल फ्रैक्शन किस फेज का रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन विच फेज? किस फेज का मोल फ्रैक्शन? लिक्विड फेज स्टूडेंट। लेकिन डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था? मोल फ्रैक्शन इन विच फेज?
वेपर फेज, यहाँ पे किस फेज, इसका मतलब PA इक्वल टू क्या हो गया, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x डैश या x है, x है, इम्प्लाई PA इक्वल टू व्हाट, CA x है, CA व्हाट x है। अब यहाँ पे C1 x है, C1 मैं मान लेता हूँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ PV डायरेक्टली यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन विच फेज, लिक्विड फेज, यानी कि PV इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C2XB, हाँ या ना। तो देखिए रॉल्स का काम, पॉइंट टू बी नोटेड, रॉल्स का काम यहाँ पे ही खत्म हो गया। यही उनका स्टेटमेंट था। उनका स्टेटमेंट क्या था स्टूडेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन विच फेज, लिक्विड फेज, बट व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कीपिंग कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कीपिंग व्हाट, कांस्टेंट। अब ये बताइए कि यहां देखिएगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू PA प्लस PB लिखते हैं, क्या ये रॉल्स का लॉ है, टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, दिस इज नॉट द लॉ ऑफ रॉल्स लॉ। रॉल्स का लॉ तो यही है ना जो मैंने लिखा, करेक्ट, दिस वन एंड दिस वन। उसके बाद जो ये लिखते हैं PS इक्वल टू PA प्लस PB, दिस इज विच लॉ, यस, टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ये था डाल्टन्स का लॉ। तो क्या डाल्टन्स का लॉ बिना अगर नहीं थोड़ा भी नहीं पता रहता तो क्या हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते थे, नहीं आगे बढ़ते और नहीं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व हो पाता। अब बताइए PS इक्वल टू, तो PA कितना आया है अकॉर्डिंग टू रॉल्स, PA कितना आया है स्टूडेंट, C1X से आया ना, और C2XB, ये तो लिख सकते हैं ना, करेक्ट, बट व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कीपिंग कांस्टेंट। यहां तक समझ में आ गया। तो सिर्फ हम लोग रॉल्स का लिख रहे हैं या दोनों रॉल्स और डाल्टन दोनों का हेल्प ले रहे हैं, ओके। अब बताइए यहां देखिएगा, अगर XA का वैल्यू 1 हो गया स्टूडेंट तो XB क्या हो जाएगा, तो XB 0 हो जाएगा ना। और एक मिनट, अगर XA का वैल्यू 1 हो गया, XB 0 हो गया, तो आपको नहीं लगता कि वो प्योर A है, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, सबका सब A ही है, मतलब सॉल्यूशन है या प्योर सॉल्यूट हो गया, ये हो गया प्योर A, करेक्ट। जब पॉइंट टू बी नोटेड, और यहां पे हाँ बोलिए, बिल्कुल लिख सकते हैं कि तो पिछले क्लास में ही पढ़ाए थे, मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक क्लास में, सम ऑफ XA प्लस X, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, यस, तो XB इक्वल टू भाग क्या हो गया 1 माइनस X है, बट जैसे ही XA इक्वल टू 1 कर दिया तो यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है। हाँ बोलिए, डाल्टन्स लॉ गैस का था, लेकिन डाल्टन्स ने नहीं बोला कि मैं गैस के लिए था गैस में, तो यहाँ पे A और B, यहाँ जो है
और मैं ये जो रॉल्स जो यहाँ देखिएगा, नो डाउट रॉल्स ने मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज का लिया। किसका लिया? लिक्विड फेज का। बट प्रेशर किसका बता रहे हैं? उस लिक्विड का लिक्विड फेज का प्रेशर बता रहे हैं या उस लिक्विड का गैस वेपर प्रेशर बता रहे हैं? यस। तो रॉल्स, नो डाउट कि रॉल्स क्या कर रहे थे कि वो अलग तरीके से काम कर रहे थे, मोल फ्रैक्शन ले रहे थे लिक्विड फेज का, बस बता तो रहे थे उसके वेपर का प्रेशर, हाँ या ना? बता क्या रहे थे? तो पीए क्या था? पीए इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन ए, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। अब यहां देखिए, मैं यहां पे एक सिंबल दे रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट। पी नॉट ए को मान रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। पी नॉट ए को क्या मान रहे हैं स्टूडेंट? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। अब पी नॉट बी, मैं अपने इस थ्योरी में जहां तक ये चलेगा उसमें मैं यही लेता रहूंगा। और ए किसको आने थे? सॉलिड को ना, इस थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए। अब पी नॉट बी है वेपर प्रेशर, आप लोग को दिखाई पड़ रहा है? देखिए तो पी नॉट बी है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। तो प्योर ए का मतलब है कि वहां पे बी नहीं है, प्योर बी का मतलब वहां पे ए नहीं है। करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पिछले क्लास में तो कब का क्लास? कल का क्लास ना? तो कल का क्लास में आपको बताया था ना कि टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, हाँ या ना? वेपर प्रेशर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन P इक्वल टू P नॉट E टू द पावर माइनस डेल्टा H वेपराइजेशन बाई RT, हाँ या ना? दैट्स वाई अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट, हाँ बोलिए, दैट्स वाई अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे स्टूडेंट, तो नहीं लगता कि टेम्परेचर को वैरी करेंगे तो पी नॉट ए भी वैरी करेगा, हाँ या ना? अगर प्योर ए भी है तो टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा वेपर बनाएगा ना, या कम बनाएगा? ज़्यादा वेपर क्रिएट करेगा। यस, दैट्स व्हाई टेम्परेचर अगर वैरी करेंगे तो पी नॉट ए और पी नॉट बी का वैल्यू भी क्या रहेगा? वही रहेगा या कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी इज इट कांस्टेंट फॉर ऑल टेम्परेचर या इट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन टेम्परेचर? पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी, लाइक वाटर। तो वाटर ठीक है, प्योर वाटर, बट क्या इज इट कंपल्सरी कि प्योर वाटर जो 25 डिग्री से पे जो वेपर बनाएगा, वेपर बनाने का रेट रहेगा या जो प्रेशर क्रिएट करेगा, और उसको एकदम स्टोव पे चढ़ा के बॉयल करना शुरू कर दिए तो जो वेपर बनेगा, दोनों टाइप पे सेम वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा? या टेम्परेचर ज़्यादा करने से वाटर का भी वेपर प्रेशर बनाने का कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगा? ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। दैट्स यस, दिस इज द ओनली वजह कि जब हम लोग रॉड्स लगाते हैं तो वहाँ पे बोलते रहते हैं टेम्परेचर इज कीपिंग कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये जो वैल्यू है पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, ये भी चेंज करना शुरू हो जाएगा। दैट्स वाई पी नॉट ए पी नॉट बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी एंड इट इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, नॉट फॉर ऑल टेम्परेचर। ओके, क्लियर हो गया? ओके, तो अब यहां पे आइए कि अगर इस केस में अगर x ए इक्वल टू 1 और x बी इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया? प्योर ए। तो जब प्योर ए हो गया तो बताइए, तो प्योर ए हो गया, इसका मतलब वहां पे वेपर सिर्फ प्रेशर कौन क्रिएट करेगा? वो सॉल्यूशन रहा क्या, या सिर्फ ए रहा? और ए रहा या प्योर ए रहा सिर्फ? तो यहां पे पीएस बोलेंगे या ए वैल्यू पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? ये जब टोटल प्रेशर रहा तो टोटल प्रेशर तो सिर्फ एक एक वजह से ही रहेगा ना, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? ए है। तो क्या इस पीएस को पी नॉट ए बोल देंगे फॉर दिस कंपोजिशन, हाँ या ना? और इस ए टर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? और एक्स का वैल्यू कितना है? 1 इक्वल टू C1। देखिए, ऐसे मुझे भी पता है कि जो पढ़े हुए हैं पहले से तो वैसे लिख दे, सोच रहे होंगे सर ऐसे तो लिख देते बढ़िया ही रहता,
मैं चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों लिखे थे उसको बताने का कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो यहां पे C1 का वैल्यू कितना हो गया, P0 A के बराबर। इज इट क्लियर? अब सेकेंड, अगर x से का वैल्यू 0 तो xb का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1। और इस कंडीशन के लिए नहीं लगता कि दिस इज द केस ऑफ प्योर बी, हाँ या ना? और जब प्योर बी है तो पीएस का वैल्यू कितना रहेगा स्टूडेंट, P0 बी। क्या रहेगा, पीएस नाउ बिकम्स व्हाट, P0 बी। और ए टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो बचेगा क्या, C2। तो बोलिए हम लोग C1 C2 का वैल्यू निकाल लिए जो कांस्टेंट ऑफ पॉसिबिलिटी माने थे, हाँ या ना? क्योंकि ये बात तो मुझे पहले से पता था कि C1 और C2 का यूनिट प्रेशर का यूनिट रहेगा। बोलिए क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता नहीं है। मोल फ्रैक्शन का यूनिट सुने हैं क्या, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस ना। अरे तो पक्का पता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट जो रहता है वही राइट हैंड साइड का यूनिट होता है फार्मूला में। इसका मतलब C1 C2 का यूनिट क्या रहता, प्रेशर का यूनिट रहता। इज इट करेक्ट? चलिए, इसका मतलब है इतना मेहनत करने के बाद हम लोग फार्मूला डेवलप किए, P0 A x से प्लस P0 B एक्स बी। करेक्ट? तो बोलिए यहाँ देखिएगा, ए है ध्यान से सब लोग देखिए, ए है टोटल प्रेशर इक्वल टू P0 A x प्लस P0 B एक्स बी। P0 A क्या है, P0 B क्या है, एक्स ए क्या है, एक्स बी क्या है, एक बार खाली बोल दीजिए बस। P0 A है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एयर, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। P0 B क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज। और यहाँ पे और क्या लिख देना चाहिए, व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट, इज कीपिंग कांस्टेंट। कल एक YouTube पे एक इक्वेशन देख रहे थे, इतना बढ़िया लगा, आप लोग कभी बाद में देखिएगा। एक मैथमेटिशियन वो प्रूफ कर दिया 1 = 2। अच्छा, इसका मतलब आप लोग मुझसे एडवांस हैं। 1 अरे वो देखिएगा तो बिल्कुल लगा कि बिल्कुल हो सकता है। जब उस अरे वो तो सबको पता है कि 1 = 2 नहीं होगा, लेकिन जो मैथमेटिक्स वगैरह हम लोग पढ़ते रहते हैं, और तो उसमें तो अभी तो यूट्यूब पे तो बहुत लोग डालते रहते हैं ना वीडियो, MIT का भी, प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड का भी, तो भी तो बहुत सारा चीज़ मिलता है। तो 1 = 2 मतलब इतना बढ़िया से कट कुट करके ये और बी मान कर क्या बताएं। चलिए, तो मतलब कुछ कंडीशन रहा होगा, तो देखिए सब पूरा दुनिया को कहने के 1 और 2 अलग अलग है, लेकिन उनका डेरिवेशन देखिएगा तो बिल्कुल ट्रस्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिएगा, बहुत सारा चीज़ में बहुत सारा क्राइटेरिया कंडीशन आ जाता है। चलिए लिख सकते हैं PA = PA, हाँ या ना? इसमें भी सोच रहे हैं कि सर PA = PA क्यों लिख रहे हैं, PA = PA। अब बताइए क्या लिख सकते हैं, P0 A x से, और क्या यहाँ पे लिख सकते हैं x' A × PS, हाँ या ना? बहुत बढ़िया बड़ा चीज़ बता रहे हैं। यहाँ देखिए, एक किसके अकॉर्डिंग PA लिख दिए, रॉल्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बताएं, या डाल्टन्स के फार्मूला से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिखे हैं, क्या अलग वैल्यू आएगा या सेमी वैल्यू रहेगा? रॉल्स लॉ से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का वैल्यू निकालें, या डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का वैल्यू निकालें, अलग अलग वैल्यू आएगा।
पॉइंट ऑफ व्यू अलग है ना, वैल्यू तो सेम ही रहेगा, हाँ या ना। दैट्स वाई मैंने क्या लिखा, पी ए इक्वल टू पी ए, क्या लिखा, पी ए इक्वल टू पी ए। दिस इज द पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अकॉर्डिंग टू रॉल्स अगर सोचेंगे तो क्या रहेगा, पी नॉट ए एक्स ए, करेक्ट। और अगर अकॉर्डिंग टू डॉल्टन सोचेंगे तब क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एक्स डैश ए इंटू पी एस। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग यही था ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, गैस फेज, इनटू टोटल प्रेशर, हाँ या ना। और रॉल्स के अकॉर्डिंग क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू टोटल पी नॉट ए इंटू एक्स ए, जहां पे एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। तो क्या दिस इक्वल टू दिस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अब यहां से एक फायदा क्या हो गया, देखिए यहां से कितना बढ़िया फायदा हो गया। यहां से एक्स डैश ए इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, पी नॉट ए एक्स ए आर डिवाइड बाई पी एस, हाँ या ना। इसका मतलब है कि आपको मोल फ्रैक्शन देंगे लिक्विड फेज का, किस फेज का, लिक्विड फेज का। आप पूछेंगे किस फेज का, वेपर फेज का, और नहीं निकाल लेंगे कैसे, पी ए इक्वल टू पी ए, करेक्ट। और वन ऑफ द पी ए अकॉर्डिंग टू रॉल्स एंड अदर पी ए अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग टू व्हाट, डाल्टन। तो यहां से पी नॉट ए एक्स ए और डिवाइड बाय पी एस के लिए क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, हाँ या ना। अब ये मत बोलिएगा सर आप तो बोले हैं कि सिर्फ एक्स से दिया रहेगा, तो एक्स से दिया रहेगा तो एक्स भी नहीं पता चल जाएगा, 1 माइनस एक्स है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा, आएगा नहीं, बिल्कुल ही आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन पता रहेगा, तो उसी कंपोनेंट का हम लोग गैस फेज का निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो सिमिलरली क्या ऐसे लिख सकते हैं, पी वी इक्वल टू पी वी एंड ये यस, इसके लिए क्या ऐसे लिख सकते हैं, पी नॉट बी एक्स बी। इसके लिए क्या लिखिएगा, एक्स डैश बी इंटू व्हाट, पी एस। दिस इज अकॉर्डिंग टू विच लॉ एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू विच लॉ, दिस इज अकॉर्डिंग टू रॉल्स एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट, डाल्टन, करेक्ट। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स डैश बी इक्वल टू, बोलिए, पी नॉट बी एक्स बी और डिवाइडेड बाई पी एस, और पी एस का वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी, करेक्ट। चलिए अब यहां देखिएगा, पी एस इक्वल टू क्या था स्टूडेंट, पी एस इक्वल टू था पी नॉट ए, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी ए, सर पी ए प्लस पी बी। चलिए
देखिए तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, हाँ या ना? क्या सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं? यहाँ से ऐसे, तो सिमिलरली यहाँ पे लिख के डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, एक्स बी इक्वल टू एक्स डैश बी पी एस वाई, इस फार्मूला से यहाँ से ले लिए, ठीक है। और इसको अगर ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको मैं यहाँ से दिखा दिया डायरेक्ट। तो अगर ए प्लस बी को अगर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए तो ए और बी को ऐड करेंगे, ऐड कर रहे हैं तो नहीं होता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, हाँ या ना? तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा? ए प्लस बी को अगर ऐड करेंगे तो एक्स ए प्लस, तो ए क्या हो जाएगा? एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू व्हाट? एक्स डैश ए पी एस बाई पी नॉट ए, हाँ या ना? अब प्लस एक्स डैश बी पी एस बाई पी नॉट बी, करेक्ट। और इसका वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट? 1। और इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं? पी एस, हाँ या ना? इन दोनों में कॉमन पी एस, और इस पी एस को अगर इस तरफ भेज देंगे तो क्या एक फार्मूला ऐसे बना सकते हैं? 1 बाई पी एस इक्वल टू एक्स डैश ए बाई पी नॉट ए प्लस एक्स डैश बी बाई पी नॉट बी। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, इसी इन सारे फार्मूला को इधर उधर ऐड कर रहे हैं, बट इस फॉर्मेट में भी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। इससे फायदा क्या है कि आपको पी नॉट ए पी नॉट भी दिया रहेगा स्टूडेंट, पी नॉट ए पी नॉट भी दिया रहेगा, पी नॉट ए पी नॉट भी, और एक्स डैश ए पता रहेगा। तो क्या यहाँ से भी डायरेक्ट 1 बाई पी एस को भी तो सर्टिफाई कर सकते हैं, यहाँ से भी तो टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। और इस फॉर्मेट में कभी पूछा गया कि इस जो एक्सप्रेशन है वो सही है गलत है, तो एक्सप्रेशन सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है, हाँ या ना? जैसा देखिए अब इसमें इसको इसके साथ कंपेयर किया गया है, कुछ ऐसा नहीं देखते 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू का भी एक्सप्रेशन होता है रेसिस्टर के लिए। वैसे ही आपके सामने दो चीज रख दी है, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए भी होता है, पी नॉट बी एक्स बी, करेक्ट। और एक फार्मूला लिख दिया 1 बाई पी एस इक्वल टू एक्स नॉट ए बाई पी नॉट ए प्लस एक्स नॉट बी बाई, दो अलग अलग फॉर्मेट का पी एस में दे दिया। एक फॉर्मेट में क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज। एक फॉर्मेट में क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन विच फेज? वेपर फेज, करेक्ट। ठीक है। चलिए एक बार जितना भी फार्मूला लिखवाए हैं उसको देख लीजिए।
यस, दिस इज 154। ये तो नहीं भी देखते तो निकाल लेते हैं, नहीं? चलिए कौन सबसे फास्ट सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन मैं करता हूँ, एट 25 डिग्री से। अब समझ में आ गया कि एट 25 डिग्री से बोलने का क्या सेंस है? टेम्परेचर इज कीपिंग, यस। जब टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो ये जो वैल्यू मिला है वही रहेगा या अलग अलग हो जाएगा फिर? चलिए डू इट फास्ट। किनका आंसर है? वेरी गुड। क्या लिख सकते हैं? पी एस इक्वल टू पी नॉट CCl4 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4, हाँ या ना? अब प्लस पी नॉट SnCl4 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ SnCl4, ठीक है? देखे तो मैंने सही लिखा? पी एस इक्वल टू पी नॉट CCl4 कितना दिया हुआ है? 114.9 और देखिए एक क्या है? मोल ऑफ CCl4, हाँ है ना? मास बाई मोलर मास, अरे क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट?
तो ए जो पार्ट हुआ मोल, ए जो पूरा ब्रैकेट हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4, और ये पूरा ब्रैकेट हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, SnCl4। एंड बाय डूइंग दिस इजी कैलकुलेशन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट, कितना था आंसर, मोटा मोटी 185.98, तो अप्रोक्सीमेटली 186 टॉर, करेक्ट। तो आज का क्लास यहाँ पे ही रोकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा था सौरभ, हाँ ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ पे ही रोक रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में यहाँ से ही लेके चल लूँगा, ठीक है। तो आप समझिए कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं या सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। अभी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं शुरू किए हैं, अभी आप सिर्फ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। यस, चलिए हाफ एन आवर में चाय वगैरह पीकर आइए।